गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेस और आज की इस क्लास के माध्यम से हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने वाले हैं। पीछे की क्लास में हमने रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरणों को किस तरह से संतुलित किया जाता है, इन सब के बारे में हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और सबसे पहले हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो आप यहां से नोट करते जाएं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया, देखिए स्टूडेंट, नाम से ही स्पष्ट है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार की। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली हम यहां पे पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन, आप साथ साथ नोट करते जाएं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरी हम यहां पे पढ़ेंगे विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन। और तीसरी हम पढ़ेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत अपघटन वियोजन और तीसरा हम पढ़ेंगे प्रकाश वियोजन। तो सबसे पहले हम बात करें वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया की। तो देखिए, वियोजन क्या होता है? एकल अभिकारक का 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटना वियोजन कहलाता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ऊष्मीय वियोजन, यानी कि वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये किसमें टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? क्विकलाइन, बिना भुजा हुआ चूना। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का जो सूत्र होता है, मार्बल का जो सूत्र होता है, वो क्या होता है? CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मीय वियोजन। एकल अभिकारक कितने में टूट रहा है? 2 उत्पादों में टूट रहा है। तो कैसी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। लेकिन आपने इसको ऊष्मा दी है तो ये कैसी हो गई? ऊष्मीय वियोजन। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। FeSO4, फेरस सल्फेट, और इसको जब गर्म किया जाता है, जब इसको गर्म करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा? Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो अभिक्रिया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मीय वियोजन का। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा? लेड ऑक्साइड। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? ऑक्सीजन। तो यहां पे देखिए, इसको बैलेंस करेंगे तो ये आपकी बैलेंस अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा? लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो ये तीनों उदाहरण जो है वो वियोजन अभिक्रिया के हैं। लेकिन आपने यहाँ पे ऊष्मा दी है, ऊष्मा के कारण अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटा है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मीय वियोजन। आगे हम बात करें विद्युत अपघटन वियोजन की। तो देखिए, विद्युत अपघटन वियोजन में हम जल के विद्युत अपघटन को पढ़ेंगे। विद्युत अपघटन वियोजन में हम किसको पढ़ेंगे? जल के विद्युत अपघटन को। और जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो जल जो है वो किसमें टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें टूट जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में।
जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो ये किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगा, और एनोड की हम बात करें तो एनोड पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, जल के विद्युत अपघटन में दो गैस आपको यहाँ पे मिलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो याद रखें, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का जो आयतन है, वो ऑक्सीजन की तुलना में क्या होता है, 2 गुना होता है। क्यों होता है, क्योंकि जल के अणु की हम बात करें तो देखिए जल के अणु के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। इसी कारण जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में 2 गुना प्राप्त होती है। कहां पे, कैथोड पे, जबकि एनोड पे क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन। आगे हम बात करें प्रकाश वियोजन अभिक्रिया की, तो देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एकल अभिकारक का 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटना क्या होता है, प्रकाश वियोजन होता है। इसको उदाहरण से हम समझते हैं। तो देखिए प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण की हम बात करें तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये किसमें टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड में क्या होता है, वियोजित होता है, यानी कि टूटता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रकाश वियोजन। इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में। आप साथ साथ यहां से नोट कर सकते हैं किसमें टूट जाएगा, सिल्वर और ब्रोमाइड में। इसके अलावा याद रखें, इस अभिक्रिया का उपयोग जो है वो किसमें किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का। आप यहां से नोट कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग करेंगे, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया को हमने विस्तार से पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्तार से हम इसको समझते हैं। अगला टॉपिक है आपका विस्थापन अभिक्रिया। आप यहां से नोट कर सकते हैं, अगली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु या फिर तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए यदि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, आयरन लोहे की कील को किसमें डुबोएंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो क्या होता है, देखिए आयरन जो होता है, लोहा जो होता है वो कॉपर की तुलना में क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसलिए आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे FeSO4 प्लस कॉपर। तो आप यहां से देख सकते हैं आयरन अधिक अभिक्रियाशील था किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया कॉपर सल्फेट के विलयन से, और खुद इसकी जगह जो है आयरन ने यहाँ पे ले ली है। तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया कॉपर सल्फेट के विलयन से। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कील को डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो क्या होता है, लोहे की कील का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, भूरा, कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर। जबकि कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। आप यहां से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा और एग्जाम्पल हम देखें तो देखिए ZnCuSO4, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाई जाती है तो जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पे जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, विस्थापित हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं, विस्थापन अभिक्रिया के। इसके अलावा हम बात करें द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया की, तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। अगली अभिक्रिया है आपकी
द्विविस्थापन अभिक्रिया। वेरी सिंपल, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से हम इसको समझते हैं। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, बेरियम क्लोराइड से। तो क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। क्लोराइड आयन यहाँ पे और सल्फेट आयन यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण आपके सामने है। तो देखिए, ये जो अभिक्रिया आप देख पा रहे हो, इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी अविलेय अवक्षेप जो है, कोई अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये एग्जाम्पल जो है वो किस अभिक्रिया का है, अवक्षेपण अभिक्रिया का। तो आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या होती हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण आपके सामने है। आगे हम बात करें अगली अभिक्रिया, तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। अगली है आपकी ऑक्सीकरण या फिर इसे हम कहते हैं उपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरी हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऑक्सीजन के जुड़ने, ऑक्सीजन के हटने, इसके अलावा हाइड्रोजन के जुड़ने और हाइड्रोजन के हटने के आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या फिर उपचयन, जबकि ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन। एग्जाम्पल से हम इसको यहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा हम बात करें हाइड्रोजन के जुड़ने और हटने के बेसिस पे, तो देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, जबकि हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीकरण। सिंपल सा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है और हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीकरण। चलिए एग्जाम्पल से हम इसको यहाँ पे समझते हैं। आपके पास है कॉपर और इसकी अभिक्रिया आपने करवाई किससे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए कॉपर के साथ क्या ऐड हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। इसके अलावा यदि अपचयन का हम उदाहरण देखें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किससे करवाएं, हाइड्रोजन से। तो देखिए क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन हुआ है किसमें, कॉपर के अंदर, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो आशा करता हूं ऑक्सीकरण अपचयन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे संक्षारण। तो आगे अगला जो टॉपिक है आपका वो नोट कीजिएगा। अगला टॉपिक है स्टूडेंट संक्षारण। तो देखिए संक्षारण क्या होता है, संक्षारण हम किसे कहेंगे, धातुएं जो होती हैं
मोस्टली जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती है, चमकदार होती है, धातुओं की सतह कैसी होती है, चमकीली होती है। लेकिन वायु की उपस्थिति में या फिर नमी की उपस्थिति में उनकी जो चमकीली सतह होती है वो क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। इसे ही हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखें तो देखिए, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। और लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, इसके अलावा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि दोनों में से एक भी अनुपस्थित है तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए या तो हम उस पे पेंट करते हैं, या फिर ग्रीस लगाते हैं, या फिर उस पर दस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण। यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर दस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण। और यदि एग्जाम्पल देखें हम संक्षारण के, तो चांदी की वस्तुओं का वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर काला पड़ना, इसके अलावा तांबे की वस्तुओं पर हरे रंग की परत बनना, ये सभी उदाहरण किसके हैं, संक्षारण के हैं। इसके अलावा हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे विकृत गंधिता। अगला जो टॉपिक है आपका वो है स्टूडेंट विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। तो देखिए, विकृत गंधिता किसे कहेंगे, विकृत गंधिता क्या होती है। तो जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, तेलीय खाद्य सामग्रियां होती हैं, उनको लंबे समय तक यदि हम रखें तो उनका स्वाद और उनकी गंध दोनों परिवर्तित हो जाती हैं। इसे हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता से बचने के लिए, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, प्रतिऑक्सीकारक का। किसका उपयोग करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक का। और इस प्रतिऑक्सीकारक के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे, नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। तो जो चिप्स के पैकेट आते हैं, डिब्बा बंद खाद्य सामग्री आती है, उनमें कौन सी गैस भरी होती है, प्रतिऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।